सारी सच्चाई सामने आने पर सबके दिल में एक राहत थी। आवेश जी आगे बढ़ आकाश के कंधे पर हाथ रख कहते हैं, आकाश अब मुझे भी चलना चाहिए। आखिर मैं जो करने आया था वो तो हो गया। आकाश जी उनकी बात सुन मुस्कुराकर उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, शुक्रिया आवेश, मेरे बोलने पे तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। आकाश जी की बात सुन रेहान कंफ्यूज सा सामने आता हुआ कहता है, बड़ा कदम क्या मतलब है डैड? रेहान की बात सुन आकाश जी मुस्कुराकर उसे देख कहते हैं, मतलब ये रेहान की रुद्र बिल्कुल ठीक है और आवेश ने जो कहा वो झूठ था। ये सुन सब सदके में आ जाते हैं। रुद्र को अब सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दिग्विजय जी आश्चर्य से आकाश को देख कहते हैं, आकाश ये तुम क्या बोल रहे हो? आकाश जी दिग्विजय के पास आते हुए कहते हैं, डैड मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। रुद्र बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने तो बस दिव्यंका को ट्रिगर करने के लिए ये जाल बिछाया था ताकि वो कहीं से भी रुद्र के बच्चे के लिए ब्लैकमेल ना कर सके, क्योंकि जब उसने गलती की नहीं तो सज़ा किस बात की मिले मेरे बेटे को। ये सारी बातें जान सबको एक अंदर एक अलग ही खुशी मिलती है कि रुद्र नॉर्मल है और वो फ्यूचर में बाप बन सकता है। तो वहीं सोरे जो कब से ये सारे ड्रामे को देख एंजॉय कर रहा था, वो अपने हाथों में स्टार्टर की प्लेट ले उसका मज़ा लेते हुए सामने आता है और काफ़ी एक्साइटली आकाश जी की साइड हक किए कहता है, वाह अंकल क्या खेल खेला है आपने। ये शो तो सुपर हिट हुआ। आप तो मेरे हीरो के रुद्र की तरफ इशारा करते हुए भी हीरो निकले। थॉट मीन्स सुपर हीरो। मैं खुद एक वक्त के लिए आपकी एक्टिंग देख शौक हो गया था। मुझे भी लगा आपका दिमाग उम्र के साथ सटिया गया है, पर बाद में आपने कैसे ताश के पत्तों जैसी अपने पत्ते खोल जो बाजी मारी है, बोले तो मज़ा आ गया। शौर्य अपनी बात अपनी धुन में कहे जैसे ही स्टार्टर को मुंह में लेता है कि आकाश जी उसके हाथ से प्लेट छीन अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग उम्र के साथ सटिया गया है? शौर्य आकाश जी को देख अपने स्टार्टर को घूंट लिए कहता है, नहीं नहीं, मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं अंकल। मैंने इसके बाद और पहले इतनी तारीफ की आपकी, वो ही नहीं सुना। इतना बोल शौर्य बेचारा बन उन्हें देखते हुए अपनी निगाहें आसपास दौड़ाकर खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, सच्ची ये चौहानों को तारीफ सुनाई नहीं देती और बुराई समुंदर में डूबते तिनके जैसे ढूंढ लेते हैं। शौर्य को बड़बड़ाता देख आकाश जी पहले तो घूरते हैं, फिर खुद में मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों में स्टार्टर खिलाते हुए कहते हैं, वैसे क्या ख्याल है मेरी एक्टिंग के बारे में? तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म में मेरा कोई चांस है? आकाश जी की बात सुन शौर्य तो पहले हैरान हुआ, उन्हें आंखें और मुंह फाड़ फाड़ के देखता है, फिर अपने सीने पर हाथ रख बेहोश होने की एक्टिंग नौटंकी करते हुए अभय के ऊपर गिरते हुए कहता है, हाय ये मैंने क्या सुन लिया? बावर्ची संभाल ले मुझे, एक दिन में इतने झटके मेरे कमज़ोर और मायूस दिल को संभलने नहीं जाएंगे। उसकी नौटंकी देख सबकी हंसी छूट जाती है। अभय उससे खुद से दूर झटकता हुआ कहता है, नौटंकी? तो शौर्य खुशी से उछलते हुए आकाश जी के से कहता है, नेकी और पूछ पूछ अंकल, आप तो इतने अच्छे एक्टर हो, मुझे डर है कि कहीं आप मुझे भी पीछे न छोड़ दो। शौर्य की बात सुन आकाश जी मुस्कुरा देते हैं तो शौर्य दोबारा अपने मुंह में स्टार्टर भर अभय से कहता है, बावर्ची ये क्या खिला रहा है रूखा सूखा? कम से कम उस चुड़ैल के जाने की खुशी में बोतले सोतले तो खोल। रेहान भी इस खुशी में साथ देते हैं, अरे हाँ आज तो पार्टी बनती है, ऐसा लग रहा है सिर से एक बोझ निकल गया। शौर्य भी खुशी से कहता है, और नहीं तो क्या, सिर से बोझ मत बोल रेहान, ये बोल गले की नागिन, जिसका फैन फुफकारना नहीं बल्कि बस ये कहना है कि शौर्य दिव्यंका की नाटक करते हुए रेहान से कहता है, रुद्र ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। शौर्य की नौटंकी देख सबकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि वो डिक्टो दिव्यंका जैसे चाल ढाल के साथ उसके एक्सप्रेशन भी कॉपी कर लिया था। कितने वक्त के बाद चौहान मैंसन सबकी हंसी टिटोली गूंजी थी।
ये देख दिग्विजय जी के मन में कुछ राहत सी थी। तो वही शौर्य की एक्टिंग देख उसे घूर रहा था। तो शौर्य अपने दांत दिखाए पतली गली पकड़ते हुए कहता है, चलो चलो भाई चलो, निकलो यहाँ से, हमारा काम तो हुआ। अब वैसे भी जो बाकी बचा काम है वो तो भाई किसी को और को ही करना है। शौर्य का इशारा और नजरें रुद्र पे थी, जिससे अब अपने रिश्ते सुधारने जो थे। शौर्य अपनी बात कहे एक नज़र रुद्र को देख मुस्कुरा देता है, फिर वहाँ से चला जाता है खाने वाले सेक्शन की ओर। सारे लोग जा चुके थे तो आयुष भी एक नज़र सबको देख कुछ सोच रुद्र के पास आता है और अपने पॉकेट से एक छोटा एनवलप रुद्र की ओर बढ़ाता है, जिसे देख रुद्र उससे बिना किसी भाव के देखता है। तो आयुष एक छोटी मुस्कान लिए कहता है, वैसे हमारा कभी फॉर्मल इंट्रो तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जान ही चुका कि तुम मुझे जानते हो। इतना बोल आयुष रुद्र की आंखों में जैसे झटकते हुए कहता है, शायद गलत नज़र से, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस गलत नज़र को सही कर दूं। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हाय माई सेल्फ आयुष, तुम्हारी वाइफ का फ्रेंड। रुद्र उसके हाथ बढ़ाने पे एक नज़र उसे देख अपना हाथ भी आगे बढ़ा देता है और मिलते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, रुद्र। रुद्र अपना इंट्रो देता है। इससे पहले आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, नो नो, तुम्हें इंट्रो की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अन्या ने इतना अच्छे से इंट्रो दिया है कि शायद तुम्हारे शब्द उसके आगे कम पड़ जाए। फिर इस एनवलप को रुद्र की तरफ बढ़ाता है, जिसे देख रुद्र सवालिया निगाहों से उसे देखता है। तो आयुष उस एनवलप की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये तुम्हारे ही है रुद्र। उसकी बात सुन असमंजस में उस एनवलप को खोल चेक करता है तो उसमें पैसे होते हैं। जो देख वो कंफ्यूज में आयुष को देखता है। आयुष एक दुख और खुशी जैसे मिले जुले भाव में कहता है, एक्चुअली अन्या ने मुझे अपनी माँ के इलाज के पैसे दिए थे और उनका इलाज का पूरा खर्चा उठाया था। जब मैं परेशान, निराश, खुद की ज़िंदगी से हताश हुए बेसुधी में था तो अन्या मुझे यूं देख मेरे पास आई थी और मेरी प्रॉब्लम जान अपना दुख साइड रख मेरी बढ़कर हेल्प की थी। आयुष की बात सुन रुद्र को याद आता है, अन्या ने उससे इस बारे में कहा था कि उसे उसके फ्रेंड की हेल्प के लिए पैसे चाहिए। तो रुद्र ने उस वक्त ज़्यादा ध्यान न देते हुए अन्या का सब कुछ है ये कहकर उसे एक अनलिमिटेड कार्ड दिया था। वैसे अन्या चाहती तो रुद्र ने से बिना पूछे भी ये सब कर सकती थी और शायद रुद्र कभी इस बात पे कभी तवज्जो भी नहीं देता, पर वो नहीं चाहती थी रुद्र की ये बात कहीं और से पता चले। आयुष अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, वैसे वो उतने तो नहीं हैं, पर जितने हैं अभी के लिए, बाकी मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। रुद्र आयुष की बात सुन एक नज़र उन पैसों को देखते हुए आयुष को वापस देते हुए काफ़ी नरमी से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम इसे भी रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी अगर चंद पैसों से किसी की माँ की जान बच जाती है तो शायद ये मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ से बढ़कर होगी। अपनी माँ से कहना उनका दूसरे बेटे ने उनके लिए हर वक्त मौजूद है। तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक आ सकते हो। रुद्र की बात सुन आयुष उसे एकटक देखने लगा। उसे सच में एक पल यकीन नहीं हुआ कि अन्य की बात सच है। रुद्र राय चौहान इतना बड़ा आदमी उसकी माँ को अपनी माँ का दर्जा दे रहा है और बिना किसी स्वार्थ के यूँ मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, जिससे वो इतना पत्थर दिल मानता था वो इतना नरम है। आयुष उसे यूं देख कुछ झिझकते हुए कहता है, पर आयुष इससे आगे कुछ कहता कि आकाश जी पीछे से आते हुए आयुष के कंधे पर हाथ रख कहते हैं, परवर कुछ नहीं बेटा, तुम इन्हें रख लो। और वैसे भी तुम मेरी बेटी के दोस्त हो तो इस नाते हमारे भी कुछ हुए ना, और मुझे तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने ऐन वक्त पर इस आदमी को लेकर आए, वरना अभी तक दिव्यंका का खेल ख़त्म नहीं होता। और तो और मेरे बेटे का इतना साथ दिया, ये कुछ कम थोड़ी है, इसीलिए थैंक यू सो मच। आकाश जी की बात सुन आयुष मुस्कुराते हुए ने रोकते हुए कहता है, अरे अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने जो किया वो बस अपनी दोस्त के नाते किया, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। आकाश जी आयुष के हाथ में पैसे थमाते हुए कहते हैं, तो फिर इसे भी लेने में सकुचाना मत, और कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक हमारे पास चले आना, ओके।
आकाश जी का अपनापन देख आयुष हाँ में सिर हिला देता है। आकाश जी वहाँ से किसी के बुलाने पर चले जाते हैं। तो अब वहाँ सिर्फ रुद्र और आयुष ही रहते हैं। आयुष जाने का होता है कि रुक, वो कुछ सोचते हुए कहता है, पता है मुझे तुमसे काफ़ी जलन होती है। रुद्र उसकी बात सुन अपने आईब्रो उचका देता है। तो आयुष आगे कहता है, क्योंकि अन्या तुमसे ऐसी मोहब्बत करती हैं जो शायद आज तक किसी से नहीं की, और तो और उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत भी तुम ही हो, जो सिर्फ तुमसे शुरू होते हैं और सिर्फ तुम पे ख़त्म होती हैं। ये सुन रुद्र को न जाने क्या हुआ, पर उससे आयुष की बातें एक अजब सा सुकून दिए जाती हैं। उसके दिल में खुद के लिए आयुष के सामने एक प्राउड वाली फीलिंग देती हैं। पर फिर कुछ सोच अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, अच्छा कभी तुम दोनों की भी साथ थे तो फिर। रुद्र अपनी बात कहते कहते रुक गया। तो आयुष उसकी अधूरी बात समझ मुस्कुराते हुए कहता है, साथ तो नदी के दो किनारे भी होते हैं पर उनका संगम नहीं होता। वैसे मैं और अन्या साथ तो थे पर कभी मिल नहीं पाए। शायद उसे तुमसे ही जुड़ना था। वो तुमसे ही सच्चा प्यार करती हैं और सबसे ज़्यादा भरोसा, जिसकी कदर तुम नहीं कर पाए। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। इतना बोल आयुष वहाँ से चला जाता है। तो रुद्र को खुद में उलझा कर सब जा चुके थे, पर रुद्र अपने कमरे में खाली सा चुपचाप बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अन्या ने माफ़ी मांगे, उसके पास जाए, उसे गले से लगाए और अपना दिल का भार निकाल दे, सब कुछ कह दे जो वो नहीं कह पाया। क्या करे, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। एक सवाल ये भी था कि अगर आयुष और अन्या साथ नहीं थे तो अन्या के बच्चे का बाप कौन था। रुद्र खुद में इतना उलझा था कि वो खुद से कुछ बोल नहीं पाया। उसे स्क्रीन में अन्या का नंबर शो हो रहा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे डायल कर सके। रुद्र इसी कश्मकश में अपनी रात बिता देता है। उसे एक पल को भी चैन नहीं मिला था। सुबह का वक्त रुद्र अब भी अपनी वही बेहाली में अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था। तभी एक हाथों का स्पर्श रुद्र को अपने सिर पर होता है, जिससे महसूस कर रुद्र अपनी निगाहें उठाकर देखता है तो दिग्विजय जी खड़े उसकी हाथ देख काफ़ी दुखी लग रहे थे। रुद्र उन्हें सामने देख खुद को संभाल कहता है, अरे दादाजी आप कुछ काम था क्या। दिग्विजय जी रुद्र के बगल में बैठ उसकी तरफ देख फिक्र से कहते हैं, रुद्र तुम ठीक हो। दिग्विजय जी के ये कहते ही रुद्र का जैसे खुद पे से अपना काबू खोना, वो झट से जमीन पर बैठ अपना सिर उनके गोद में रखते हुए कहता है, नहीं दादाजी आज आपका रुद्र बिल्कुल ठीक नहीं है। दादाजी क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। मैं अपने गिल्ट में इतना डूब गया कि सच्चाई को भाप नहीं पाया। सबको हर्ट किया, अपनी फैमिली को हर्ट, आपको हर्ट किया, आपकी बात टाली, और तो और मैंने वाइफ। इतना बोलते बोलते रुद्र का जैसे गला भर आया। वो अपने जज्बात समझा नहीं पा रहा था, पर दिग्विजय जी अच्छे से उसे समझ रहे थे। इस वक्त रुद्र ने क्या महसूस किया होगा। आखिर उन्होंने बचपन से आज तक उसे यूं संभाला है। रुद्र अगर कभी कमज़ोर पड़ा है तो दिग्विजय जी की गोद में ही सिर रखकर ही। रुद्र का ये रूप शायद ही किसी ने देखा होगा दिग्विजय जी के अलावा। दिग्विजय जी उसके सिर पर अपना हाथ फेर प्यार से कहते हैं, रुद्र संभालो खुद को, हम समझ सकते हैं तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर तुम अभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते क्योंकि तुम्हें अभी अपना रिश्ता भी संभालना है। रुद्र बदहवासी में कहता है, नहीं दादाजी नहीं संभाल सकता कुछ। क्या कहूँगा अन्या से, क्या बोलूँगा कि मैंने सच्चाई जान ली तो उसके पास चला आया। किस मुँह से जाऊँ, उसे तो नज़रें भी नहीं मिला पाऊँगा। आपको लगता है मैं उसकी सच्ची मोहब्बत के लायक हूँ। वो तो ये भी नहीं जानते कि इस बार की गलती फैमिली की वजह मेरा 3 साल पहले का गिल्ट, उस रात दिव्यंका के साथ। अगर वो सब नहीं होता तो मैं ये सब नहीं सोचता, मैं नहीं घुटता। सब मेरी गलती है। मैं लायक हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ लायक। रुद्र को यूँ देख दिग्विजय जी चिंता में आ जाते हैं। वो उसका हाथ थाम उसकी आंखों में देख कहते हैं, रुद्र मेरी बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसीलिए तो भगवान हर बार तुम दोनों को ही मिला ही देता है। और रही बात बरसों की गिल्ट की, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रुद्र उनकी बात सुन दिग्विजय जी को देखने लगता है। तो दिग्विजय जी उससे अपने पास
ने का सोफे पे इशारा करते हैं। रुद्र भी चुपचाप बैठते हुए कहता है, दादाजी क्या बात है, आप क्या बताना चाहते हैं? दिग्विजय जी एक गहरी सांस लिए रुद्र का हाथ थाम कहते हैं, तुम्हें याद है शादी के वक्त दिव्यंका के भाग जाने के बाद शैलेश राठी ने अपनी बड़ी बेटी की बात की थी और मैंने उसे नकार के अन्या को चुना था तुम्हारे लिए। रुद्र उनकी बात सुन हाँ में सिर हिलाता हुआ कहता है, हाँ, और वजह आपसे आज तक पूछी नहीं। दिग्विजय जी उसकी बात सुन अपना सिर हिला आगे कहते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कभी कभी तुम्हें वो वजह पता चल जाएगी या मैं सब ठीक होने के बाद खुद बता जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा और अन्या का रिश्ता किसी गिल्ट, मजबूरी, ज़बरदस्ती सबसे परे हो, इसीलिए मैंने तुमसे वो बात कभी नहीं कही। दिव्यंका के चुनने की वजह 3 साल पहले हुए तुम्हारे और उसके बीच के अनजाने में बंधे संबंध थे। तुम इसीलिए शादी कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी निगाहों में तुमने एक मासूम लड़की के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाकर गलत किया। पर रुद्र सच्चाई ये है कि वो लड़की दिव्यंका नहीं बल्कि अन्या थी। उस रात तुमने जिस लड़की के साथ तुम थे वो अन्या थी। यह सुन तो जैसे रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरत से दिग्विजय जी के हाथों से अपना हाथ झटकता है। ये आप क्या बोल रहे हैं दादाजी, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद पता लगवाया था और जियान ने मुझे जो फोटोज दी थी, जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन दी थी, वो तो रुद्र अपने दिमाग में जोड़ देता हुआ सोचता है तो दिग्विजय जी उसके कंधे पर हाथ रख कहते हैं, वो लड़की अन्या थी रुद्र, दिव्यंका नहीं। उसे फंसाया गया और दिव्यंका ने अपनी जगह उसे यूज किया था। ये बात मुझे शादी के वक्त पता चली थी। मैं खुद शादी तोड़ने जाता उससे पहले दिव्यंका की भागने की खबर मिली। फिर मैंने इस बात की चेक करने के लिए अन्या के बारे में पता करवाया और अन्या की सच्चाई और मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया और मैंने तुरंत ही उससे तुम्हारे लिए चुन लिया। दिग्विजय जी अपनी बात कहते हैं पर रुद्र तो अब जैसे कुछ सुनने और समझने के होश में नहीं था। उसके दिल दिमाग में न जाने कितनी बड़ी जंग होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब जानने के बाद क्या कभी अन्या को फेस कर पाएगा। जिस अतीत के दाग को लिए उसने अन्या से सवाल किए थे, वो दाग तो उसके ही दिए हुए निकले और वो बच्चा जिसका बाप न जाने रुद्र किस किस को समझ रहा था, वो उसका बच्चा था। ये सारी बातें रुद्र के दिल दिमाग में ऐसी छाए कि वो घबराते हुए कहता है, नहीं दादाजी, ये कैसे हो सकता है? मैं अन्या से क्या कहूँगा? उसके अतीत के दर्दों का कातिल मैं हूँ। मैंने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। ये सब किसे मैं कैसे उसे कहूँगा? दिग्विजय जी रुद्र की हालत देख अपनी निगाहें नीची कर गहरी आवाज़ में कहते हैं, उसे सब पता है। ये सुन रुद्र को अपनी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। वो आश्चर्य से दिग्विजय जी को देखने लगता है पर दिग्विजय जी अपनी आंखें नीचे किए कहते हैं, अन्या का घर। अन्या अपने घर के छोटे से गार्डन एरिया में झूले पर बैठ बस एकटक चांद को देख रही थी और साथ ही उस ठंडी हवा में खुद को महसूस करते हुए खुद के मन में ठंडक पहुंचा रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है और स्क्रीन पे आए नंबर को देख उसके चेहरे पर छोटी मुस्कान छा जाती है। वो झट से फ़ोन उठाती हैं तो उधर से ठाठ वाली आवाज़ आती है, क्यों अन्या बेटा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग और क्लेम्स? ये आवाज़ आकाश जी की थी, जिसे सुन अन्या को याद आता है कि जाने से पहले वो आकाश जी से मिली थी और उन्हें ये सब के लिए राज़ी किया। फ्लैशबैक। अन्या वापस लौटने से पहले सीधा आकाश जी से मिलने आश्रम जाती हैं, जिसका पता उसे पहले से ही था ना, क्योंकि आकाश जी ने बातों ही बातों में अन्या को बताया था कि उसका जब भी जी अशांत हुआ वो यहीं आते हैं। अन्या आश्रम आते ही आकाश जी का पूंछ उनके पास जाती हैं, जो आश्रम के एक बेंच पे बैठे उससे मिल जाते हैं। आकाश जी के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अन्या ये देख उनके पास बैठते हुए कहती हैं, डैड। अन्या की आवाज़ सुन आकाश जी हैरत से उसे देखते हैं और अगले ही पल भावुक हुए कहते हैं, अन्या तुम यहाँ?
अन्या मुस्कुराकर उनके हाथों पे अपना हाथ रख कहती हैं, डैड कैसे हैं आप? आकाश जी मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ फेर कहते हैं, अपनी गुड़िया को देख लिया तो बस अब कैसा हो सकता हूँ? बिल्कुल ठीक। वैसे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो इतना बोलते बोलते आकाश जी खामोश हो जाते हैं तो अन्या उसकी खामोशी को तोड़ते हुए एटीट्यूड से कहती हैं, अपने डैड से मिलने आई हूँ, क्यों नहीं आ सकती? आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल आ सकती हो बेटा। और बेटा बेटा और वैसे भी ये बाप बेटी का रिश्ता किसी रिश्ते के टूटने का मोहताज थोड़ी है। अन्या उनकी बात सुन थोड़ी उदास लहजे में उनकी आंखों में जैसे झांकते हुए कहती हैं, तो क्या सिर्फ बाप बेटी के रिश्ते में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा डैड, बाकी रिश्तों में नहीं? अन्या की बातों का इशारा समझ आकाश जी उखड़े लहजे में कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करना चाहती हो बेटा, पर मैं नहीं करना चाहता। उस घर में बाकी रिश्तों को अब जोड़ने वाली कड़ी की जगह नहीं, तो उस घर में रहने का क्या मतलब? रुद्र ने जो तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अन्या उनकी बात सुन उन्हें समझाते हुए कहते हैं, डैड वहाँ आपका रिश्ता सिर्फ रुद्र से नहीं बल्कि औरों से भी है। दादाजी, रेहान, वो दोनों से आपका रिश्ता है। एक बाप बेटे के टकराव की सज़ा आप बाकी बाप बेटे के रिश्ते को नहीं दे सकते ना, उन्हें भी तो आपकी ज़रूरत है। अन्य के समझाने पे आकाश जी उसे अजीब नज़रों से देख कहते हैं, किस मिट्टी की बनी हो अन्या तुम? जिस घर से तुम्हारा नाता टूटा आज तुम उसी घर को समेटने की कोशिश कर रही हो। ये देख मुझे रुद्र पे गुस्सा और तरस दोनों आता है। आखिर उसने तुम्हें छोड़ जिससे चुना है वो कभी इस लायक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। अन्या उनकी बात सुन सामने देख सोचने वाले अंदाज में कहते हैं, डैड आप रुद्र से बहुत गुस्सा है ना? आकाश जी गुस्से और ज़्यादा गुस्से के बीच कसम कसाते हुए कहते हैं, गुस्सा छोटा शब्द है रुद्र की हरकत के आगे। अन्या अगर मैं कहूँ कि उसकी गलती नहीं है इन सब में तो? आकाश जी आश्चर्य से कहते हैं, क्या ये तुम कह रही हो अन्या? अन्या हामी भरते हुए कहती हैं, हाँ डैड मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। वो जिस गलती को लिए जी रहे हैं वो गलती उन्होंने नहीं की है। ये सुन आकाश जी असमंजस में उसे देखते हुए कहते हैं, अन्या बेटा बात क्या है? तुम किस गलती की यहाँ बात कर रही हो और तुम्हें देख ऐसा क्यों लग रहा है? जो तुम कह रही हो वो बात कुछ और है। अन्या आकाश जी की आंखों में सवाल देख एक गहरी सांस लिए उन्हें सब बता देती हैं कि कैसे दिव्यंका ने रुद्र के बच्चे का बाप होने का दावा किया है। जिसे सुन आकाश जी का दिमाग हिल सा गया। वो आश्चर्य से अन्या को देखते ही रह जाते हैं। फिर अन्या की बातें सुन वो कुछ पल खामोश रहे। अन्या से कहते हैं, तुम इतना सब जान के भी रुद्र पे भरोसा करती हो? अन्या उसकी बात सुन उनकी आंखों में देख असमंजस्य में कहती हैं, ये कैसा सवाल है डैड? मोहब्बत का दूसरा नाम ही विश्वास होता है। मेरा दिल जानता है कि रुद्र कभी गलत नहीं हो सकते और मुझे अपनी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं होगा? आकाश जी ये सब सुन अपना सिर पकड़ कहते हैं, और एक नालायक मेरा बेटा, उसने तुम पे भरोसा नहीं किया। कैसे? अन्य डैड मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि मैं रुद्र को इस सब से बाहर निकाल सकूँ। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो क्यों ये सब झेले? मुझे बस आपका साथ चाहिए। आकाश जी एक गहरी सांस लिए अन्या के सिर पर हाथ रख कहते हैं, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बोलो क्या करना है? फिर खुद में ही कुछ सोचते हुए कहते हैं, जहाँ तक तुमने बताया है उसे तो यही लगता है कि रुद्र ही भी उसे सच मान बेटा है, तो हम दिव्यंका का कैसे झूठ साबित करेंगे? आकाश जी के सवाल पे अन्या एक रहस्यमय मुस्कान लिए कहते हैं, हमें दिव्यंका को नहीं बल्कि इस बार रुद्र को झूठा साबित करना है। ये साबित करना है ये बच्चा रुद्र का नहीं है। आकाश जी को सोचते हुए कहते हैं, पर यह मुमकिन है? अन्या उसके बाद अपना प्लान समझाती हैं। फ्लैशबैक एंड अन्य अपने प्लान को कामयाब होते हुए देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत अच्छी डैड, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए।
आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा थैंक यू की क्या बात है, बाप बेटी तो हमेशा सेम टीम में ही होते हैं। तो फिर वैसे इस ड्रामे की राइटर डायरेक्टर सब तुम ही हो। आखिर तुमने ही उस लड़की एक एक चाल समझ ली और पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से जानती हो तुम उसे, इतना कि मेरा नालायक समझदार बेटा तक नहीं जान पाया और बेवकूफ़ बन गया। आकाश जी की बात सुन अनन्या सोचने वाले अंदाज में कहती हैं, बचपन गुजारा है डैड, जान तो उसे बहुत पहले ही गई थी, बस पहचानने में थोड़ी देर कर दी। आकाश जी अन्य की बातों में कुछ उदासी भाव उसका मन हल्का करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जब संभालो तभी तो सवेरा मान लेना चाहिए। अन्या उनकी बात सुन बस धीरे से अपना सिर हिलाकर खुद को संभाले कहती हैं, ये सब छोड़िए डैड, बीती बातों में मैं नहीं जीना चाहती। आप ये बताइए घर में सब कैसे हैं, दादाजी उनकी तबीयत कैसी है, और रेहान, सोरे, अभय, तविश और रुद्र का नाम लेते लेते ही अन्या खुद को रोक लेती हैं। अपने होठों को अपने दांतों में बीच सिमेट खुद के बढ़ते जज्बात को काबू करने की कोशिश करती हैं, पर अन्या अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर संभाल नहीं पाती और आंसू का एक कतरा उसके गालों पे लुढ़क आता है, जिसे वो पोंछने की कोशिश करती हैं तो दूसरी आंखें बह आती हैं। वो खामोशी में अपने आंसू समेटने को होती हैं पर संभाल नहीं पाती। फ़ोन के दूसरी तरफ आकाश जी भी अन्या के सबके पूछने के साथ रुद्र के जिक्र पर उसकी खामोशी में छुपा दर्द भांपते हुए मायूसी से कहते हैं, सब ठीक होकर भी ठीक नहीं है अन्या, क्योंकि कमी है इस घर में तुम्हारी। तुम्हारे होने से ये घर घर होता हुआ करता है बेटा, वरना इस ईंट पत्थरों में वो जान कहाँ। हो सके तो लौट आओ, सबको तो तुम्हारी ज़रूरत है। एक पल रुक कर कहते हैं, और रुद्र को भी। अन्या उनकी बातें सुन खुद को संभाले हुए कहते हैं, किस हक से लौटू डैड, जब आपके बेटे ने वो हक ही छीन लिया। मैं चाहकर भी नहीं लौट सकती डैड, नहीं लौट सकती। सॉरी डैड, पर नहीं लौट सकती। इतना बोल अन्या बिना कुछ सुने कुछ फ़ोन काट कर देती हैं और अपने आंसू को थामते हुए खुद को संभालती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती, इसीलिए वो खुद को संभाल अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी के कहने पर अन्या को सब पता है। रुद्र को तो जैसे एक झटका सा लगता है। वो दादाजी को हैरान परेशान नज़रों से देख बेचैन स्वर में कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी, उसे सब पता है, तब वो मुझसे नफ़रत करती होगी। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे ही जो दोषी ठहरा दिया, और उनसे मुझसे कुछ कहा भी नहीं। पर क्यों नहीं कहा कि मैं ही हूँ। ये सवाल जैसे खुद से पूछ अपना सिर पकड़ते हुए आगे कहता है, तो क्या वो पहले से ये सब जानती थी, मतलब। रुद्र आगे कुछ कह पाता कि उससे पहले दिग्विजय जी अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं, नहीं, उसे भी तुम्हारी तरह पहले से कुछ नहीं पता था। वो भी अनजान थी उस शख्स से कि वो तुम ही हो। पर जब मैंने तुम दोनों के रिश्ते बिगड़ते देखे तो मैंने ये कदम उठाते हुए अन्या को यह सच उसके लास्ट टाइम जाने से पहले उसे बता दिया, और साथ ही तुम्हें भी बोलना चाहा, पर तुमने मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। मैं बस चाहता था कि तुम दोनों अपने रिश्ते को समझो और जो भी गलत फहमी है उसे दूर करो। दिग्विजय जी अपनी बात कहकर एक नज़र रुद्र को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। दिग्विजय जी उससे हौसला देते हुए उसके कंधे पर हाथ रख भरोसे से कहते हैं, अन्या का भी ये सच जान तुम्हारे जैसा ही कुछ हाल था रुद्र, पर उसने खुद को संभाले मुझे बस यही कहा कि वो ये सब जानकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर पाएगी। और रही बात तुम दोनों रिश्ते की, तो वो वही छूट गया जब तुमने उसका साथ छोड़ दिया। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र की आंखों में नमी सी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अन्या की मोहब्बत को किन लफ्ज़ों में बयां करे। उसे तो लगा था ये जान अन्या उसे नफ़रत करेगी, सबसे ज़्यादा नफ़रत करेगी, पर वो तो उससे बिना स्वार्थ अपनी मोहब्बत लुटाकर रुद्र को जैसे अपनी मोहब्बत पे गुरूर करवाती हैं। आयुष ने सच्ची कहा था, उसकी जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। दिग्विजय जी एक आह भर कहते हैं, तुमने अपने गुस्से गिल्ट में आकर इतना सब कह दिया कि अब मैं जानता हूँ संभलना मुश्किल है, पर यह भी जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हारे दिल सिर्फ अन्या ही हैं।
तुमने भले ही सबके सामने अपने रिश्ते टूटने का ऐलान कर दिया, पर तुमने उसे दिल से अब तक नहीं तोड़ा। तुमने अब तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए, है ना? दिग्विजय जी के सवाल पर रुद्र कुछ नहीं कहता, पर उसकी खामोशी ही दिग्विजय जी के लिए काफ़ी थी समझने के लिए। इसीलिए वो उसे समझाते हुए कहते हैं, रुद्र, इस बार तुम्हें इस रिश्ते को सजोना है अपनी मोहब्बत से, क्योंकि रिश्ता दिल से जुड़ता है, मजबूरी में नहीं। और इस बार तुम्हें मजबूर करके नहीं, बल्कि अपने दिल से उस रिश्ते को मजबूत बनाना होगा, अपने दिल से उसे जीतना होगा। दिग्विजय जी अपनी बात कह रुद्र को देखते हैं, जो बेसुधी में बैठा था। दिग्विजय जी उसकी हालत समझ सकते थे और उसे संभालने का वक्त देना चाहते थे। इसीलिए वो उसके कंधे पर धीरे से हाथों से थपथपाकर वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र ने न जाने कितना वक्त यूं ही बैठे निकाल दिया। उसके दिमाग में इस वक्त हलचल भी थी और दिल में दर्द। उसके जहन में बस वो सारे पल चल रहे थे जब अन्या उसके साथ थी। अन्या का उससे हर वक्त संभालना, उसका साथ देना, उसकी खुशबू में एक अजब सी कशिश महसूस करना, उसका चेहरा, उसकी आंखें, जहां शायद रुद्र को हर वक्त सच्चाई के साथ एक डर भी नज़र आया करता था, जिसका मतलब रुद्र आज समझ पा रहा था। उसका अन्या पे, उसके अतीत को लिए सवाल करना, अन्या के आंसू, उसकी सच्चाई पे शक। रुद्र को ये सारी बातें अंदर तक कचोट सा रहा था। रुद्र राय चौहान, जो किसी के आगे नहीं झुकता और न डरता, वो आज अपनी ही वाइफ, अपनी मोहब्बत को फेस करने का सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहा था। उसकी हिम्मत अन्या की आंखों में देख उन्हें खुद में की माफ़ी मांगने तक की नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो अन्या से किसकी बातों पे माफ़ी मांगेगा और क्या कहेगा। उसकी गलतियों की लिस्ट ही कुछ ऐसे हो गई थी। वो चाहता था अन्या बस खुश रहे, जो उसकी गलतियों में उसके साथ रह कर तो नहीं रह सकती थी। इसीलिए रुद्र उसे खुद से आज़ाद करना चाहता था, ताकि वो खुद खुश रहे, अपनी ज़िंदगी खुल के जिए। वहीं दूसरी तरफ अन्या अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी पूरी बातों के बारे में सोच रही थी। उसके जहन में भी दिग्विजय जी की कई बातें चल रही थी। 3 साल पहले जो हुआ वो अन्या के हक में नहीं था और आसान भी नहीं था। ये सब सोचते हुए वो उन यादों में चली जाती हैं जहां उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। 3 साल पहले, फ्लैशबैक। उस वक्त अन्या बस 23 साल की एक कुल्हड़ और खुश मिजाज लड़की हुआ करती थी। उम्र के उस पारे में उसमें मैच्योरिटी के साथ बचपना भी बहुत था। उन दिनों अन्या दिव्यांका के साथ अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, जहां किसी फैमिली फंक्शन की वजह से वो दोनों उस दिन अपनी फैमिली के साथ एक होटल में आई थी। शादी का फंक्शन में सब अस्त व्यस्त थे, तो वहीं दिव्यांका बहुत परेशान सी नज़र आ रही थी और अपने फ़ोन में आए बार बार कॉल से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो सबसे चुपके कमरे में आते हुए फ़ोन उठाती हुई इरिटेट होते हुए वेरिंग टोन में कहती हैं, देखो, मुझे परेशान करना बंद करो। मैंने बोला ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तो बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? उधर से एक शैतानी हंसी भरी आवाज़ आती है, स्वीटहार्ट, इतना गुस्सा तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें परेशान कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, जो तुमने ही लिए थे और अब तक नहीं दिए। दिव्यांका उसकी बात सुन अपना सिर पकड़ते हुए कहती हैं, तो मैंने मना कब किया है? मैंने कहा ना तुम्हें मिल जाएंगे पैसे, बस थोड़ा वक्त दो मुझे। फ़ोन के दूसरी तरफ वाला आदमी तंज से कहता है, वक्त स्वीटहार्ट, यू नाउ ना वक्त कितना कीमती होता है और मेरे पास वक्त नहीं है तुम पे जाया करने के लिए, इसीलिए मुझे पैसे दो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें। इतना बोल वो आदमी काफ़ी गंदी हंसी हंसने लगता है, जिसके बाद दिव्यांका काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो कुछ सोचते हुए लंबी सांस लिए कहती हैं, देखो, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं बस कुछ दिन चाहती हूँ, मैं पूरे के पूरे दे दूँगी, प्रॉमिस। फ़ोन के दूसरी तरफ वाला आदमी कहता है, हाय ये अंग्रेजी भरोसे पे मुझे भरोसा नहीं, जाने मन, मज़ा नहीं आ रहा है इस इंतज़ार में। कुछ मिले, इस लाची दिल सुकून मिले। दिव्यांका समझ चुकी थी वो क्या चाहता है, इसीलिए अपने घबराहट को शांत कर प्यार से कहती हैं, कहाँ आना है इंतज़ार ख़त्म करने के लिए? ठीक है बताओ। दिव्यांका के आने का सुन वो आदमी साड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, तुम अब वो बात कहाँ
दिव्यंका उसकी बात सुन तुनकते हुए कहती हैं, क्या मतलब? वो आदमी गंदी हंसते हुए कहता है, मतलब ये स्वीटार्ड, सुना है तुम्हारी एक बहन भी है जो काफ़ी सुंदर है और बिल्कुल कच्ची कली है। अपनी बात कहते कहते सीरियस टोन में कहता है, मुझे वो कली चाहिए। अपनी बात कहते कहते सीरियस टोन में कहता है, मुझे वो कली चाहिए। उस आदमी की बात सुन कंफ्यूज सी कहती है, दिव्या दी। वो आदमी दिव्या का नाम सुन पहले तो मुंह बनाता है, फिर उसकी बात सही करते हुए कहता है, नहीं नहीं स्वीटार्ट, तुम्हारी बड़ी बहन। मैं भी वो बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ दिखने वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। उस आदमी के ऐसे कहने पर दिव्यंका एक पल सोचती है और अगले ही पल कुछ अचंभे में कहती हैं, अन्या। अन्या का नाम सुन वो आदमी ललसाई अपने दिल पे आह भरते हुए कहता है और मुस्कान लिए, आह, नाम सुनकर ही दिल को सुकून मिल रहा है तो बाहों की बात ही कुछ और होगी। बस एक रात के लिए भेज दो, फिर तुम्हारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। उस आदमी की बात सुन दिव्यंका दो पल सोचती है, फिर खुद भी एक डेविल स्माइल लिए कहती है, भेज तो सकती हूँ, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा? चंद पैसों के मुलाहात के लिए अब अपनी बहन को थोड़ी भेज दूंगी। दिव्यंका की बात सुन वो आदमी एक तंज से कहता है, जानता था कि तुम बहुत लालची हो, इसीलिए तुम्हारी बहन के बदले तुम्हारे सारे पैसे माफ़। अब खुश? उस आदमी की बात सुनते ही दिव्यंका के फेस पर एक डेविल स्माइल छा जाती है, पर वो फ़ोन पर सो ना करते हुए भोली बनने का नाटक करते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरी बहन अन्या इतनी सस्ती थोड़ी है, और न और लड़कियों की जैसी, वो तो अभी बिल्कुल अनछुई है। उसके लिए बस चंद पैसों की माफ़ी बहुत छोटी नहीं है क्या? छोड़ो, मैं 2-3 दिन में पैसे ही दे दूंगी, ठीक है? दिव्यंका की बात सुन वो आदमी झल्लाता हुआ कहता है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ठीक है, तुम्हारे कर्ज की माफ़ी के साथ मैं तुम्हें और 1 लाख दूंगा। अब ठीक है? दिव्यंका उसकी रकम एंड करने का सुन उसकी मुस्कान और डेविल होती हुई जाती हैं। वो अपने बालों से खेलते हुए कहती हैं, बस एक। वो आदमी कुछ सोच कहता है, ठीक है, 2। अब ठीक है ना? दिव्यंका सोचने वाली एक्टिंग करते हुए कहती है, दिव्यंका को यूँ सोचते देख वो आदमी अपना सब्र खोते हुए कहता है, 4 लाख, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। दिव्यंका मुस्कुराते हुए कहते हैं, डन। वो आदमी एक गहरी सांस लिए कहता है, पर हाँ, मुझे आज ही चाहिए, तभी इतनी बड़ी रकम दूंगा, वरना। दिव्यंका सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, काम हो जाएगा, बाय। इतना बोल दिव्यंका फ़ोन रख सोचने लगती है कि अन्या को अब वहाँ भेजे कैसे। वो यही सब सोच रही थी कि कुछ पल बाद अन्या उसके कमरे में अपना सिर पकड़े आती हैं और दिव्यंका को यूँ सोच में गुम देख असमंजस में कहती हैं, दिव्यंका तुझे क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? और नीचे क्यों नहीं आई? सब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। अन्या की बात सुन दिव्यंका की नज़र उस पर जाती है, एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देख कुछ सोचती हैं, फिर कुछ नॉर्मल शो करते हुए कहती हैं, कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं किया। वैसे तुम्हें क्या हुआ? सिर क्यों पकड़ा हुआ है? अन्या अपने सिर को दबाते हुए कहती हैं, अरे पता नहीं यार, अचानक ही काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद नीचे काफ़ी शोर था ना, इसीलिए। वही दवा ढूंढने आई हूँ, बैग में ही रखा है। अन्या अपनी बात कहते हुए बैग में दवा खोजती हैं, तो वही अन्या की बात सुन दिव्यंका को जैसे एक आइडिया आता है। वो झट से बेड से उठती है और अन्या के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ उसे बेड के ही पास ले जाते हुए कहती हैं, अरे बस इतनी सी बात, रुक, मेरे पास दवा है, मैं देती हूँ, तुम यहाँ बैठो। दिव्यंका अन्या की बेड पे बैठकर अपने पर्स से एक गोली देती हुई कहती हैं, इसे ले ले, इससे तो तुम्हारा सिर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अन्या एक नज़र दवा को देख परेशान स्वर में कहती है, पर दिव्यंका तुम तो जानती हो मुझे ये दवा सूट नहीं करता, इससे खाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सिर भारी के साथ अजब सी बेचैनी होने लगती है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? दिव्यंका कुछ बोलते उससे पहले ही उसके फ़ोन में उस आदमी के मैसेज आने लगते हैं, जिसे देख दिव्यंका जल्दी से अपने हाथ में जो दवा लिए अन्या के मुंह में डालते हुए कहती हैं, अरे मेरी माँ, वो तो पूरी बात है, बचपन में हुआ करता था, अब कुछ नहीं होगा, तुम ले ले इसे। अन्या उसे रोक पाती उससे पहले ही दिव्यंका उसके मुंह में दवा दे
उसे पानी पिला देती हैं। अन्या कुछ वक्त समझ तो नहीं पाती, पर दिव्यंका का ये बिहेव उसके लिए काफ़ी अजीब था। पर वो ज़्यादा माइंड न करते हुए अपना सिर सहलाती हैं। तभी दिव्यंका मौके का पाकर अन्या के कपड़ों पे कॉफ़ी गिरा देती हैं, जिसे देख अन्या परेशान सी कहती हैं, दिव्यंका ये क्या किया तुमने, मेरा लहंगा। दिव्यंका जल्दी से उसका लहंगा साफ करने का नाटक करते हुए कहती हैं, अरे अरे सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओहो, ये तो ख़राब हो गया। तेरे पास तो बस यही एक लहंगा था जिसका कबाड़ा निकल गया, अब क्या करेगी तू। दिव्यंका की बात सुन अन्या एक नज़र उसे देखती हैं। दिव्यंका की बातें उसे कुछ खास पसंद नहीं आती, पर वो ज़्यादा ध्यान न देते हुए जल्दी से अपना लहंगा साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती हैं। पर काफ़ी धोने के बाद भी पर वो साफ़ नहीं होता। बेचारी अन्या का मुंह एकदम मायूस सा हो जाता है। अब वो ऐसे तो सबके सामने नहीं जा सकती थी। ये सोच वो वापस कमरे में आती हैं तो देखती हैं दिव्यंका ने अपना लहंगा चेंज कर कोई और ड्रेस पहन ली थी, जिसे देख अन्या कंफ्यूज सी कहती हैं, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए दिव्यंका, तुम नीचे नहीं जा रही हो। दिव्यंका अन्या की बात से मुस्कुराते हुए अपना लहंगा उठाकर उसके पास आती हैं और उसके हाथ में देते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हारा लहंगा ख़राब कर दिया ना, तो लो ये मेरा लहंगा पहन लो, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना। अन्या उसकी बात सुन हैरत से उसे देखते हुए कहती हैं, लेकिन तुम। दिव्यंका अपने बालों को झटक मिरर में खुद को संवारते हुए कहती हैं, मैं कुछ और पहन लूँगी। वैसे भी अब मेरे पास तुम्हारी तरह एक कपड़े थोड़ी ना ही हैं, बहुत है उनमें से कुछ पहन लूँगी। अन्या उसकी बात सुन खुश हो जाती हैं और ज़्यादा दिव्यंका की बातों पे ध्यान ना देते हुए वो खुशी खुशी लहंगा पहन लेती है। उसने इससे पहले भी दिव्यंका के कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से उसे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होता। अन्या अपना लहंगा चेंज कर जाने ही लगती है नीचे कि दिव्यंका उससे रोक कहती है, अन्या सुनना, तुम मेरा एक काम करेगी, वो 3rd फ्लोर के 204 कमरे में जाकर मेरा कुछ सामान ले आओगी प्लीज़। अन्या उसकी बात सुन कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहती हैं, पर दिव्यंका 3rd फ्लोर वहाँ कौन है, मतलब हमारे सारे गेस्ट तो 5th और 6th फ्लोर में कमरे में हैं, तो तुम्हारा सामान वहाँ कैसे। अन्या के सवाल सुन दिव्यंका कुछ सोचते हुए कहती हैं, अरे वो सारे गेस्ट नहीं हैं, जिसकी लास्ट मिनट बुकिंग हुई थी ना, वो नीचे ठहरे हैं। वही मैंने एक लड़की को मेरा सामान दिया था यूज़ करने के लिए, तुम ला दो ना, मैं खुद चली जाती, पर मैं ड्रेस करने की वजह से प्रॉपर तैयार नहीं हुए, इसीलिए बोल रही हूँ प्लीज़। अन्या उसकी बात पे ज़्यादा बहस न करते हुए हामी भर देती हैं और कमरे से चली जाती हैं। दिव्यंका उसे जाता देख एक डेविल स्माइल लिए कहते हैं, सॉरी माय डियर अन्या, पर तुम इतनी भोली हो कि तुम हर वक्त मेरी चालों में आसानी से फंस जाती हो। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, पर क्या करूं अन्या, मैं खुद भी मजबूर हूं। बस लास्ट टाइम अपनी दिव्यंका के लिए ये कास्ट सह ले प्लीज़। बस लास्ट टाइम अपनी दिव्यंका के लिए ये कॉस्ट सह ले प्लीज़। दिव्यंका ये बोल खुद में हंसने लगती हैं और जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर मैसेज कर उस आदमी को अन्या के आने का बोलती हैं और जल्दी से वॉशरूम में जाकर अन्या का लहंगा पहन बेड पर लेट जाती हैं और उसके पेरेंट्स को बोल कि अन्या की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही है। ये बोल सिचुएशन संभाल लेती हैं। शादी का वक्त था, इसीलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र 3 साल पहले अपनी मीटिंग के सिलसिले में इंदौर आया था, जहां उसके कंपनी के कोलैबोरेशन टीम में समायरा भी उसके साथ थी। उस वक्त समायरा क्या हर लड़की की चाह थी कि रुद्र उसका हो जाए, जिसके लिए अगर खुद को उसके आगे सौंपना भी पड़े तो किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी, जिसकी प्लानिंग समायरा ने काफ़ी वक्त से कर रखी थी। समायरा ने चुपके से उसके ड्रिंक में ड्रग्स तो मिला दिया, पर इस बार कि रुद्र को पता चल गया, लेकिन संभलने के लिए उसे देर हो चुकी थी क्योंकि वो ड्रिंक ऑलरेडी पी चुका था। जिसके बाद रुद्र खुद को संभाले चुपके से वहाँ से जियान के साथ निकल गया और उस होटल में न ठहर पास के होटल में जाना बेहतर समझा, क्योंकि वो जानता था अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये सैंकल बने में देर न लगाएगी और वहाँ सब उसे जानते हैं। जियान रुद्र को कमरे में ले जाता हुआ उसे पानी का गिलास देते हुए कहता है, बॉस आप ठीक हैं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुद्र उस गिलास को मजबूती से थाम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं,
इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जियान उसकी बात सुन चिंता करते हुए कहता है, पर बॉस। जियान उसके आगे कुछ कहता है कि रुद्र उस पर ही भड़कते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। जियान रुद्र की बात सुनकर जाना तो चाहता था, पर उसकी हालत देख वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। रुद्र अपनी टाई उतार के फेंकते हुए गुस्से वाली निगाहें उस पर डालता है तो जियान जल्दी से उसे ग्रीट करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। रुद्र उसे जाता देख अपने बेड को मजबूती से पकड़ते हुए गुस्से से फुफकारते हुए कहता है, जियान पता को लगाओ कौन है इसके पीछे, मुझे वो शख्स जिंदा चाहिए मेरे सामने। जियान रुद्र की बात सुन हामी में सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो रुद्र उसके जाने के बाद अपना कोट उतार के देता है और अपने शर्ट के बटन खोल खुद को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर की गर्मी और उसके अंदर दहकते हुई आग कुछ अलग ही हाल बयां कर रहे थे। ड्रग्स के असर में आने के बाद उसके हार्मोन बढ़ते गढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद रुद्र को जैसे अपना खुद का ही होश नहीं रहता। वो खुद को होश में लाने के लिए पानी का जग खुद में उधेड़ देता है, पर उसकी आग शांत होने का नाम नहीं लेती। वो बेचैन हुए पूरे कमरे में बेचैन हुई जाता है। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी खुद को काबू न करने की वजह से वो जैसे खुद पे पागल हुए जा रहा था। लेकिन तभी उसके कानों में धीमी धीमी ही सही एक मन को ठंडक देने वाली आवाज़ पड़ती है। जब अन्य कमरे से निकली तो उसका सिर भारी होना शुरू कर दिया था। वो समझ चुकी थी कि ये उस दवा का ही असर है, पर अब वो कमरे में जा भी नहीं सकती थी। वो अपने सिर को पकड़े लिफ्ट का वेट करती हैं, पर लिफ्ट होल्ड पे था, जिसे देख अपना सिर नीचे झुकाए उसे पकड़े ही सीढ़ियों से जाने का सोचती हैं। अन्या को अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। सिर ऐसा भारी हो रहा था जैसे वो बेहोश हो जाएगी, पर फिर भी वो खुद को संभाले गलती से 3rd फ्लोर पर न जाकर 4th फ्लोर पर जाती है और कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। उस कॉरिडोर में लाइट डिम के साथ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। अगर शोर था तो उसकी चूड़ियों की खनक का और साथ ही उसकी पायल की छन का। तभी उसकी आहट एक कमरे के सामने जाकर रुक जाती है। अन्या खुद के भारी सिर को संभाले जैसे अपना हाथ बढ़ाती हैं कमरे का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और उसे अपने साथ एक झटके में अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों, कौन था जिसने अन्या को खींचा था और आगे क्या होगा अन्या के साथ जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।